अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इजराइल ने आलमी कवानीन की पै दर पै खिलाफ वर्जियों के बाद ईरान के अंदर घुसकर हमास के रहनुमा इस्माइल हनिये को शहीद करने के बाद मशरिक़ वुस्ता में खून-रेज़ जंग का तिबल बजा दिया है। इस्माइल हनिये ईरान के सरकारी मेहमान थे, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर कमांडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जवाबन इजराइल पर बराह रास्त हमला करने का हुक्म दिया, मगर ये हमला कब और कैसे होना है इस पर ईरान की अस्करी और सियासी क़यादत सर जोड़े बैठी है। लेकिन अब इस वाक़े के बाद मशरिक़ वुस्ता बाकायदा एक नई जंग का मरकज़ बनता दिखाई दे रहा है और अब इस आग के खेल को रोकना तकरीबन नामुमकिन होगा। इस्माइल हनिये की शहादत को लेकर पाकिस्तान में भी शदीद गम रंज का इजहार किया जा रहा है और कौमी असम्बली में नमाज जनाजा अदा करने के साथ करारदाद भी पास कर दी गई है। पाकिस्तान भी इस वक्त सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। इंतहा पसंदी के नासूर से जान छुड़ाने के लिए रियासत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करने का फैसला किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी क़ुव्वत इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। जहां ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं, वहीं IPPs के मुआहिदे को लेकर जमात इस्लामी समेत कई सियासी जमातें और सियासी रहनुमा भी हुकूमत के साथ खड़े होने की बजाय अवामी सफ़ों में आ चुके हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने और हुकूमत मुखालिफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन तो एक पेज पर नहीं, मगर कुछ मामलात में अपोजिशन की सारी जमातें एक पेज पर नहीं तो कुछ मामलात में हुकूमती इत्तेहादी भी एक पेज पर नहीं। लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ एक मरतबा फिर मुशावरत का फैसला किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस खदशे का इजहार भी करते नजर आते हैं कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा ना ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। इसीलिए वो बार बार इस बात का भी इजहार करते हैं कि प्रेशर में नहीं आऊँगा, हुकूमत छोड़ दूँगा। उधर वज़ीर आज़म और नून लीग की क़यादत हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं तो इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिसंबर में हुकूमत बनाने के दावे करती नजर आती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए इदारों की रजामंदी का इंतज़ार कर रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान भी कर चुकी है, मगर अमल दरामद करने में हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत को एक जानिब महंगाई के नासूर और अवाम को रिलीफ फराहम करने का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी जानिब मुल्क में एहतजाज, धरने और जलसों की सियासत को फेस करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। लापता अफराद केस की ही अगर मिसाल ले लें तो गवादर से लेकर इस्लामाबाद तक बलोच अफराद अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और अब हुकूमत ने लापता अफराद की दादरसी करने का भी फैसला कर लिया है। का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो 5 मिलियन पर फैमिली जो है उसका है। वज़ीर आज़म साहब ने ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। रियासत की एक जिम्मेदार है, हम कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा लतीफ़ साहब कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई का वाक़या हो, वो केस हो, साइफर का केस हो, तोशाखाना हो या फिर दीगर इशूज़ हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला हो, आर्टिकल 6 हो, तमाम तर बातें तो हुकूमत कर रही है, ख्वाहिशात का इजहार भी कर रही है, केसेस भी हो जाते हैं, मगर किसी भी महाज पर हुकूमत को कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? जो फरवा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उसका जवाब वही है कि सहूलतकारी मौजूद है। और जब भी ये बात मैं करता था तो वो 18 माह की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी सवाल उठते थे कि आप हुकूमत में हैं और फिर भी सहूलतकारी है, तो मैं कहता था सहूलतकारी है। फिर आपने देखा 9-10 मई आया और 9-10 मई के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी जब की तो सहूलतकार पकड़े गए। अब भी सहूलतकारी कोई उसको अंदेशा सिर्फ हुआ है कि शायद कम ना हो जाए, मगर सहूलतकारी मौजूद है। वो आलमी
कुव्वतों की तरफ से हो, आलमी शख्सियात की तरफ से हो, या पाकिस्तान के अंदर मौजूद शख्सियात की तरफ से हो जो ताकतवर शख्सियात होती हैं, तो वो सहूलतकारी मौजूद है। वरना कभी हो सकता है कि आप ये सहूलतकारी किस जो इदारे की बन्नू तरफ आप छावनी इशारा है, कर रहे हैं? जी मैं बताने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा हूँ कि देखें, बन्नू छावनी पे हमला करने वाले अगर कल को पकड़े जाते हैं तो क्या 1 साल इंतज़ार कौम करेगी, या इंतज़ार होगा कि उनको सज़ा ना मिल सके उनके जुर्मों की? मगर आप 9-10 मई को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले बिल्कुल दनाते फिरते हैं, और 1 साल के बाद कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बना लें। जी मतलब दिन को जो वाक़या हुआ है पूरी दुनिया जानती है। वो इकरार कर रहा है कि मैंने वहाँ कहा था कि आप एहतजाज करेंगे, तो उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सहूलतकारी भी मौजूद है और आलमी दबाव भी मौजूद है। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट पे आलमी दबाव इमरान खान साहब को लेके मौजूद है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे? देखें, हुकूमत सिर्फ नहीं, अदारों के अंदर भी जो लोग हैं उन पर भी दबाव है। अच्छा, यानी बाहर की जो कुव्वतें हैं वो यहाँ पर मौजूद इंस्टीट्यूट के ऊपर भी दबाव डाले हुए हैं? देखिए, हमेशा ये होता है, और ख़ास तौर पर उन ममालिक पे ज़्यादा असरअंदाज वो कुव्वतें होती हैं जो जिनका मालियाती अदारों से मुस्तकबिल जुड़ा हो। और मालियाती अदारे किन कुव्वतों के हैं या किन कुव्वतों के ज़ेर असर हैं, ये हम सबको इल्म है। और हम जितने मकरूज़ हो चुके हैं, या जहाँ हमारी मईशत पहुँच चुकी है, या जितनी बेरोज़गारी आम हो गई है, जितनी महंगाई आम हो गई है, उसके बाद हम आए रोज़ उस दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, कुछ मुफादात होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या मुफादात हैं आलमी कुव्वतों के? अमेरिका को तो एब्सोल्युटली नॉट बोला गया, फिर उसके बाद अमेरिकन रिएक्शन जो हमारे बारे में है वो भी हमारे सामने है, सऊदिया वैसे ही आपके सामने। तो ये कौन सी आलमी कुव्वतें हैं? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि एब्सोल्युटली नॉट जिसको कहा गया था, वहीं से 95% कांग्रेस के मेंबर ने वो करारदाद कैसे पास कर ली? फिर आपने अगर कहा कि 9-10 मई करने वाले दहशत गर्दों पे हम पाबंदी लगाएंगे, तो आज आपने कहा तो 2 घंटे बाद तशवीश का इजहार हो गया था। ये कभी पाकिस्तान के अंदर इससे पहले अमेरिकन लॉबी ये सारा कुछ कर रही है, करवा रही है, ये दैट्स व्हाट यू मीन? मैं बड़ा क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो दिफा के हवाले से पाकिस्तान को मजबूत करना हो, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना हो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, उनके साथ जो कुछ होता है, फिर सी पैक और उसकी इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सी रियासत होती है, फिर उस पर किस तरह धरने दिलवाए जाते हैं, और फिर 2017 में जहां और बड़ी सारी वजूहात थी पाकिस्तान के अंदर से ताकतवर हलकों की, वहां आलमी दबाव ये भी था कि सी पैक पे काम बंद होना चाहिए और सी पैक शुरू करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, और नवाज शरीफ को सज़ा फिर मिली। फिर आज ये देखें, सी पैक 2 फेज़ 2 जब आप हम बात करते हैं तो फिर काम करने से पहले जो माहौल बनाया जा रहा है या बनता है वो भी आपके सामने है। तो फिर भी आप ये सवाल करती हैं, ये जो तो बड़ा ताज्जुब होता है इस सवाल से। देखें, आप ये दावा कर रहे हैं कि आलमी कुव्वतें हैं, हमें लगता है कि हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूट जो हैं वो आलमी कुव्वतों के दबाव में शायद अब नहीं आएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा, क्या आपको लगता है कि अगर दबाव मौजूद है तो फिर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? नहीं फरवा, देखें, पाकिस्तान के लिए और जिन हालात से दो चार है पाकिस्तान, अगर जब हम बात करते हैं कि मकबूलियत गंवाई जो है रियासत के लिए, तो कोई इतबार नहीं करता, उसको किसी और तनाज़र में लिया जाता है। कोई कहता है केसेस ख़त्म करने, कोई कहता है इक़्तिदार का शौक़ है, मगर ये तो कम अज़ कम बात माननी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर आलमी कुव्वतों का अमल दखल नहीं है, और अगर अमल दखल है तो किन चीज़ों पे अमल दखल है। फिर आपको याद है कि 4 साल जिस जमात की हुकूमत रही और जो
शख्स आज बड़े बड़े दावे करता है, उन 4 सालों में सी पैक पे काम हुआ था? और क्या उस शख्स ने 4 सालों में कोई ऐसा काम जो रियासत के लिए मफाद में हो या कौम के मफाद में हो या आने वाले वक्तों में रियासत के मफाद में हो, उसकी बुनियाद रखी हो? तो मैं कहूँगा कि आलमी कुव्वतें अगर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों के ख़िलाफ़ होती हैं या सी पैक शुरू करने वालों के ख़िलाफ़ होती हैं, तो इस शख्स ने भी पाकिस्तान के मफाद में ये काम किया था, इसके क्यों नहीं खिलाफ? हमारे मोतबर इदारे उस आलमी इन्फ्लुएंस में हैं? देखें, बात सीधी सी है, कोई बात ये माने या ना माने, हकायक जो हैं वो आप भी जानती हैं, मैं बयान कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ये समझा दे कि आप बन्नू छौनी पे हमला करने तो फिर सर, वाले अगर गवर्नमेंट पे इतना दबाव है कि 1 साल से ऊपर हो गया, 9 मई के केसेस के कुछ भी नहीं हो सका, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं दबाव में नहीं आऊँगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, छोड़ देनी चाहिए। फिर सवाल वहीं पे खड़ा है। फरवा, आप फिर वही सवाल करती हैं। तो ये सवाल 2017 में भी किया गया था, जब हमने कहा था कि हम बेइख्तियार थे। आप उस वक्त लोग कहते थे कि आपने 4 साल फिर हुकूमत की, छोड़ी क्यों ना? जब ये बात होती थी कि डॉन लीक्स या कारगिल की या आर्टिकल 6 लगाने की परवेज़ मुशर्रफ पे, तो उस पे अमलदारी नहीं होती, तो लोग कहते थे आप बेइख्तियार हैं तो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? मगर फरवा, इसके बावजूद हमने जितना भी इख्तियार था, हमने हुकूमत में रह के पाकिस्तान के अंदर अंधेरे दूर किए, बिजली के नए कारखाने लगाए, बिजली पैदा की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सी पैक शुरू किया, पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया। इसी तरह आज अगर आप ये सवाल करती हैं तो दूसरा सवाल हमारी तरफ से भी ये ज़रूर ले लिया करें कि क्या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग थलग हो जाएं, तो उनके हवाले कर दें रियासत को, जिन्होंने रियासत को इस हद तक ले आए या इस अंजाम को पहुंचाया। ठीक है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि इसमें मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हो गए, इवन जो आसिफ किरमानी साहब हैं वो पार्टी से अलग हो गए। आपके बड़े दिमाग, बड़े सियासतदान नून लीग को खैरबाद कह चुके हैं, और कुछ लोग तो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह आप बबांगे दोहल बोलते हैं, कल को ये ना हो कि आप भी मुस्लिम लीग नून को जो है वो खैरबाद कहते हैं। तो खैर आप तस्दीक और तदीद करेंगे, तो आप लोगों को तो नुकसान बहुत हुआ है। दूसरा ये कि ये जो असद कैसर साहब दावा कर रहे हैं, ये किस बिना पे कर रहे हैं कि दिसंबर में हमारी हुकूमत होगी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे? नहीं फरवा, दो चीज़ें हैं, दो सवाल हैं बल्कि आपके। बिल्कुल दो हैं। पहली बात तो ये है कि कौमी जमातें जो होती हैं वो रियासत पे कुर्बान होती हैं। कभी ये नहीं मैंने देखा, वो अलग बात है कि 75 सालों में कौमी जमातों में से शायद एक आध जमात ऐसी हो जिसने अपने मफादात से ज़्यादा पाकिस्तान के मफादात पे कुर्बान हुई हो, मगर हमने अमलन करके दिखाया है। आप ये देखें कि दूसरी तरफ जो हमारी मद्दे मुकाबल जमात खड़ी की गई, उसने अपने लिए रियासत को कुर्बान किया है या उससे पीछे नहीं हट रहे। जो कुछ वो कहते हैं या जो कुछ अमलन कर रहे हैं वो सबके सामने है। मगर इसके बावजूद मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि ना मैं जमात छोड़ने वाला हूं और ना कभी तसव्वुर कर सकता हूं। दूसरा मैं ये आपको कहूँगा कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए लाज़िम मज़लूम है। जिस गर्दाब में पाकिस्तान आज फंसा दिया गया है, इससे निकालने की सलाहियत अल्लाह की रहमत के बाद अगर कोई सियासी लीडरशिप में है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। वो जमात मुस्लिम लीग के अंदर भी कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने का तजर्बा रखती हो या इस खित्ते में जिसके क्रेडिबिलिटी हो, जिस पे लोग एतबार करते हो। तो फिर वो अपने भाई की हुकूमत में इतने खामोश क्यों हैं जावेद लतीफ़ साहब, इतने बैकफुट पे क्यों हैं वो? उसकी देखिए, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ और एक वक्त आएगा कि जिस तरह मैं 6-7 माह से बात करता आ रहा हूँ कि पिक एंड चूज़ हुआ, जिस तरह मैं बात करता आया हूँ कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए एक डिज़ाइन किया गया, एक मैनेजमेंट की गई, माहौल ऐसा बना दिया गया आलमी कुव्वतों की तरफ से भी, पाकिस्तान के अंदर से भी,
तो आज उस पे हल्की आंच पे सही मगर जमात के अंदर और जमात के बाहर से लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि यह बात दुरुस्त है। अब जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आप कह रही हैं कि वो खामोश क्यों हैं, नवाज शरीफ को अगर मेरे जैसे बंदे से कोई पूछे तो बहुत पहले ज़बान खोल देनी चाहिए थी, क्योंकि झूठ इस कदर बोला जा रहा है कि सच शर्मा रहा है और बड़ी ढठाई से उसी को पजीराई मिल रही है जो झूठ बोल रहा है। मगर नवाज शरीफ क्योंकि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा के अपोजिशन लीडर हैं, 2 दफ़ा के चीफ हैं जो सूबे के सीएम रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका तजर्बा, उनका हौसला, उनकी हिम्मत है कि आलमी दबाव में आकर पाकिस्तान के अंदर से जिन जिन लोगों ने या जिन जिन कुव्वतों ने सहूलतकारी दी उनको हटाने के लिए, इसके बावजूद उन्होंने ज़ुबान नहीं खोली। मगर जिस शख्स को पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने पे अदम एतमाद के जरिए एक आईनी तरीके से हटाया गया, ठीक है, उसकी उस शख्स की सहूलतकारी आप कह रहे हैं कि अभी भी मौजूद है, अजाब बन गया है। ठीक, अजाब बन गया है और अपने अजाब का कहा है जावेद लतीफ सराहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर टेबल टॉक करती है गवर्नमेंट के साथ और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए कह चुके हैं कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लें, आप समझते हैं कि उनकी बात हो सकती है, हो जाएगी? देखें फरवा, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस आइन कानून की बालादस्ती के लिए बकौल इमरान खान के कि मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ और उसके लिए खड़ा हूँ, इसीलिए मैं जेल में हूँ, अगर उनकी बात मैं एक लम्हे के लिए दुरुस्त मान लूँ तो फिर किस हैसियत से वो उन्हीं अदारों से मुदाखलत करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई आइस ब्रेक और दूसरी बात, है? एक सेकंड फरवा, एक सेकंड प्लीज, बात मेरी मुकम्मल हो लेने दें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपका सवाल है कि हुकूमत वक्त जो है वो मुज़ाकरात, हुकूमत वक्त को तमाम सियासी जमातों से, तमाम सियासी लोगों से बातचीत करना होती है, इसको भी करना चाहिए। मगर मुझे ये कोई बताए कि 9-10 मई को दहशत गर्दी करने वालों से क्या हुकूमत वक्त हो या अदारे हों, उनको बात करनी चाहिए? जिसका जवाब आएगा नहीं। वजह यह है कि अगर आज आप ये फाटक खोलेंगे, अगर आप ये आज खिड़की खोल देंगे कि आइन कानून को रौंदने वाले, दहशतगर्दी करने वालों से आप आज मुज़ाकरात करने के लिए विंडो खोलेंगे तो कल को ये रास्ता खुल जाएगा। जावेद लतीफ साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगी, 1 लाइनर प्लीज। इस वक्त सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून ज्यादा नुकसान में है कि पीपल्स पार्टी? देखें, सियासी जमात होने के नाते, सियासी जमात होने के नाते हम पिछले 2 साल से नुकसान में हैं। मगर फिर भी ये कहूँगा कि अगर अदारों में बैठे लोग हकायक नहीं बताएंगे तो ये झूठ सर चढ़ के बोलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ ने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। पहले तो 2 अवामी सवाल करना चाह रही हूँ मैं। मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो दादरसी हुकूमत कर रही है, आप समझते हैं कि इज दैट इनफ? देखिए, इट्स सर्टेनली नॉट इनफ, लेकिन ये एक एटलीस्ट रिकग्निशन ज़रूर है कि जिस तकलीफ से मिसिंग पर्सन की फैमिलीज गुजर रही हैं, रिकग्निशन है प्रॉब्लम का। हमने इससे पहले देखा कि जो कमीशन बनाया गया है ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उसकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही। उनके ज़िम्मे जो काम लगाए गए थे वो उसको उस तरीके से सर अंजाम ना दे सके, हालांकि उनके TORs के अंदर चीज़ें बहुत वाज़ह लिखी हुई हैं, इख्तियारात भी दिए गए, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं सके। तो एटलीस्ट जहाँ पर हुकूमत इस मामले की संगीनी को कबूल करने के लिए ही तैयार नहीं थी, और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, इससे पहले भी माजी में हुकूमतें जो सिविलियन रही हैं, हमने ये देखा है कि जब अपोजिशन में सियासी रहनुमा होते हैं तो वो मिसिंग पर्सन्स के कैंप्स में भी जाते हैं, उनसे इज़हार यकजहती भी करते हैं, लेकिन वही लोग जब हुकूमत में आते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो एटलीस्ट इट्स अ रिकग्निशन
कि जो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसके नतायज उन फैमिलीज के लिए और उनके बच्चों के लिए जो इस कठिन कर्ब से गुजरते हैं, इस तकलीफ दे कर्ब से गुजरते हैं, एटलीस्ट ये एक रिकग्निशन है और मैं इसको उस लिहाज से एक मुस्बत तरीके से ही देखता हूँ। यानी हम इसे पहला कतरा जो है वो कह सकते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आईपीपीज़ के मामले में जब आप लोग री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करते थे तो आप लोगों ने बड़ी वास्ट लेवल पे ये इसको एड्रेस किया हुआ है। मुझे बताएं कि ये जो हवा बनी हुई है और आईपीपीज़ कंपनी 30 सालों से खरबों रुपए अवाम के लूट लिए हैं, खा गए हैं, अब होश आई है, वाई ओनली 40 कंपनीज? देखें, एक तो इस इशू में हमें एनर्जी क्राइसिस को इन टोटलिटी देखने की ज़रूरत है। उसमें आईपीपीज़ का एक बहुत बड़ा शेयर है कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में, लेकिन इट्स नॉट द कंप्लीट प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है तो उसके फिर बहुत सी और भी चीज़ें जिनको आपको देखना पड़ेगा। ये ज़रूर एक अपनी जगह पर सवाल है, अहम सवाल है कि जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं करते, जो बिजली पैदा भी नहीं की जाती, उसके पैसे क्यों अदा किए जाए? और फिर उस माहौल में ये पैसे अदा किए जा रहे हैं कि जब इस मुल्क का आम आदमी अपना बिजली का बिल देने से कासिर है, वो अपने घर का किचन का खर्चा चलाने से कासिर है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने से कासिर है। और फिर साथ ही आप ये भी देखते हैं कि जो आपकी अशराफिया है, जिसके अंदर आपके सियासतदान, जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम अहबाब शामिल हैं, उनको जब मराहत भी मिली हो, बिजली के यूनिट्स भी मिल रहे हो, तो ये चीजें फिर लोगों को चुभती हैं और ठीक चुभती हैं और चुभनी चाहिए भी सही। तो इस सारे मामले को अगर हम इन टोटलिटी में हल करना चाहें तो उसके लिए एक पेचीदा कानूनी अमल इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सॉवरन गारंटीज भी इस मामले में मौजूद है। और वो आपके सामने फिर एक कारके का मामला मौजूद है कि जिसमें पाकिस्तान ने जब उन सॉवरन गारंटीज को वायलेट किया तो फिर हमें वो बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन की अदालत में ले गए और वहां पर पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर जुर्माने अदा करने पड़े। फिर इसी तरह रिकोटिक का केस भी आपके सामने है। तो इसका हल हमने जरूर निकालना चाहिए। ये सरेदस्त ज्यादती है कि जो बिजली पैदा ही नहीं की जाती, जो इस्तेमाल ही नहीं होती, हवा में एक फिगर है और उसकी अदायगी कर दी जाती है। तो इसको एक ऐसे तरीके से देखना चाहिए कि पाकिस्तान किसी बड़ी प्रॉब्लम में मजीद ना फंस जाए कि अगर हमें वो कंपनीज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले जाएं और वहां पर हमें फिर एक नई मुसीबत का सामना करना पड़े। तो इसके हल करने के और तरीकों पर हमें गौर करना चाहिए और उसके अंदर कुछ तजावीज़ हैं जो सामने आई हैं। लेट्स सी कि वो कितनी काबिल अमल। अच्छा, शहर इक़्तिदार में वैसे कुछ और भी तजावीज़ चल रही हैं, ये तो वैसे आप बेहतर बताएंगे। ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, ये जो हम देख रहे हैं कि ये फलाना मसला हल हो जाएगा, लोग कयास कर रहे हैं कि शायद टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो इन्वॉल्व कर लिया जाए। आप क्या समझते हैं, ये पॉसिबिलिटी है इस सिचुएशन में? मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आईन के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है जिसको अपनाकर आप कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप इस मुल्क में नाफिज कर आईन के अंदर तो 3 महीने में इलेक्शन कराना भी थे सूबाई असम्बलियों के। जी बिल्कुल, लेकिन फिर इवेंचुअली कराने पड़े ना। अब आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कोई उठाना पड़े तो उसके नतीजे में तो फिर चीजें मुमकिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाने की कोई एज सच कैपेसिटी भी नहीं है और विल भी नहीं है। और फिर साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट था खैर जिसमें इमरजेंसी का जिक्र किया, लेकिन वो भी शायद आईन के जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उससे नावाकिफ है। आईन सिर्फ 3 किस्म की इमरजेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है। तसव्वुर ही 3 किस्म की इमरजेंसीज का है। एक है एक्सटर्नल एग्रेशन कि आपके मुल्क में कोई हमला आवर हो जाए, दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस का भी आप किसी फेडरेटिंग यूनिट में, किसी सूबे में, वहां पर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काबू से इतनी बाहर हो जाए कि वहां पर आपको इमरजेंसी लगानी पड़े, ये एक तरीकेकार आईन में मौजूद है। एंड परहैप्स यू कैन मेक अ केस फॉर इट इन केपी जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है। लेकिन उसमें भी वाज़िह रहे कि जो सूबाई हुकूमत है वो खत्म नहीं होती, जो सूबाई असेंबली है वो खत्म नहीं होती, उस असेंबली की करारदाद भी जरूरी है इमरजेंसी लगाने के लिए। तो अब लोगों के जहन में जब इमरजेंसी की बात होती है तो फौरन ख्याल आ जाता है परवेज मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी का 2007 में जो उन्होंने गालिबन लगाई थी,
वो मार्शल लॉ था, वो इमरजेंसी की गाब में एक मार्शल लॉ था जो उन्होंने लगाया लेकिन था। वो प्रॉब्लम ये इस ना कि वक्त पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो कहेंगे वो क्या मिसाल है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आप ठीक कह रही हैं, और हमारे मुल्क की एक तारीख भी है, और मैं समझता हूँ कि अगर हमने वो तारीख दोहरानी है, मुल्क को वापस 90 की दहाई में लेके जाना है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हमने इस मुल्क के अंदर करना है, बाकी हम हर तरह का तजर्बा कर चुके हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है कि पॉलिटिकल अवाम के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो हाकमियत रहे हैं को इस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये बातचीत की दावत और बयानियां बनाना, और आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान खान साहब और उनकी स्टेटमेंट, और फिर जो गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है कि हम बात करने के लिए तैयार है। बड़ी अजीब सी क्योटिक सी सिचुएशन है। इस हैजर्ड से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि हमारी देखिए, इकोनॉमी भी इसीलिए तो डेड है। पाकिस्तान को या इसीलिए पाकिस्तान को तजादिस्तान कहा जाता है कि हर जमात, हर शख्स, हर हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कोई भी आप उठा ले, वो सब तजाद का शिकार है। अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली को देख लीजिए कि वो किसी और जमात के सियासी वजूद को तस्लीम करने से ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पाक फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे और मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगा। तो एक तरफ तो आपका ये बयानिया, आप कहते हैं कि जनाब हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया गया, हमारे साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती हुई, विक्टिमहुड का एक नैरेटिव, और साथ फिर आप कहते हैं कि हमने बात भी उन्हीं से करनी है जिनके सबब हम बीमार हुए। तो ये तजाद इमरान खान साहब को भी खत्म करना पड़ेगा और दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अपनी जो अना है तमाम स्टेक होल्डर्स को रखना पड़ेगा। जी हाँ। तो फिर ये किस बिना पे कहते हैं, अगर देखें, अगर 9 मई का वाकया हो गया, आपसे पहले जावेद लतीफ़ साहब भी ये फरमा रहे थे कि इन्वॉल्वमेंट है इसलिए सजाएं नहीं मिल पा रही, फिर ये जो बैन करने वाला आर्टिकल 6 लगाने वाला मामला है, फिर उस पर भी एक स्टेटमेंट आ जाती है, तातार साहब हों या फिर एहसन इकबाल साहब हों, कहते हैं कि इदारे इजाज़त देंगे तो फिर होगा। ये किसकी तरफ देखा जा रहा है? अगर देखा जा रहा है तो फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप बिफोर टाइम कैसे दे सकते हैं? परवा जिन मामलात में सजा दिलवानी होती है तो उनमें तो हम देखते हैं कि फौरन मिल जाती है। हमने इलेक्शनों से पहले सजा दिलवाना जरूरी थी, इद्दत के केस में सजा दिलवा दी गई। हमने और केसेस में देखा कि जहां पर नाअहली करानी थी वो करवा ली गई। तो ये तो एक कोई आर्गुमेंट है नहीं। जो प्रोसिक्यूशन है उसके केस के अंदर बहुत कमजोरियां हैं, बहुत लूप होल्स हैं। हम में से कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि 9 मई के लोगों के जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सियासत के अंदर इस तरह की वायलेंस की आप इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही साथ फिर एक प्रोसिक्यूशन को परसिक्यूशन में तब्दील नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि हमें टीवी पे लोगों की शक्लें दिखाई गई कि जनाब ये मुलव्वस हैं, बाद में देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो पाक साफ हो गए। फिर हमने 1.5 साल बाद हमने देखा कि लोगों को फिर भी 9 मई के केसेस में मुलव्वस किया जा रहा है। तो फिर ज़ाहिर बात है सवालात उठेंगे। फिर अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में और फिर अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान साहब का भी केस चल रहा था उसमें भी एक हैरानकुन बात आई कि प्रोसिक्यूशन का जो केस था उसमें उन्होंने कहा पुलिस की जानिब से कि जनाब 3 लोग हमारे हुलिया बदल कर इनकी इमरान खान साहब की मौजूदगी में मीटिंग में शामिल हो गए और वहां पर ये 9 मई के हवाले से प्लान बन रहा था। आई मीन ये किस तरह की एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने लेकर आ रहे हैं? तो फिर मामला तो नहीं चले, कोर्ट्स एक्सेप्ट करेंगी। और जहां तक जमात पे पाबंदी लगाने की बात है, बड़ा क्विकली उस पर कह दूं कि तारीख का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते। आज से 1.5-2 महीने पहले जब 1971 से तहरीक इंसाफ ने मुवाजना करने की कोशिश की, तो मैं उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज किया कि ये आप क्या मुवाजना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब हुकूमत एक जमात को पाबंदी लगाने की बात करती है, उस जमात को कि जब आप वो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात हो जो धांधली के बावजूद कौमी असेंबली में उसकी एक सूबे के अंदर हुकूमत हो, तो फिर आप उस सूबे के अंदर क्या पैगाम देंगे? एक फेडरेटिंग यूनिट को आप क्या पैगाम देंगे? तो हमें मामलात को संजीदगी से सुलझाने की जरूरत है और फिर सबको एक स्टेप पीछे जाने की जरूरत है ताकि रीनेगोशिएट किया जाए हालात के मुताबिक। मैं लास्टली खोखर साहब आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यू वर वेरी एक्टिव अलॉन्ग विद मिफ्ता इस्माइल साहब एंड शाहिद खान अब्बासी साहब। उन्होंने अवाम पाकिस्तान अनाउंस किया, आप क्यों नहीं गए? मैं बड़ा इस चीज का हामी था जी कि सियासी जमात बनानी चाहिए, लेकिन हम सब के जो तज्जिए थे वो 8 फरवरी को ना सिर्फ गलत हुए बल्कि जमी बोस हो गए। कोई तज्जिया निगार पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि जिसने 8 फरवरी को
आने वाला नतीजा फोरसी कर रखा हो। मैं भी गलत साबित हुआ और लोग भी गलत साबित हुए। अवाम ने बैंगनों, टमाटरों और करेलों पे मोहरे मार मार के उन्होंने डब्बे फाड़ दिए। उन्होंने बाज़िया एक मैंडेट एक जमात को दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस पोलराइजेशन का हम शिकार हैं, जो पोस्ट 8 फरवरी जो सूरत हाल है, वो इतनी फ्लक्स में है, वो इतनी कंफ्यूजिंग है कि अभी ये जो बड़ा झगड़ा है, जब तक ये तय नहीं होगा तो नई जमात की गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि अभी पैदा होगी। 8 फरवरी से पहले लेकिन जमात आ गई है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट पार्टी। ऑफ कोर्स दे माय फ्रेंड्स ही, मेरा बड़ा ताल्लुक है शाहिद खान साहब से भी, वो मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। मिफ्ता भाई से तो खैर दोस्ती भी है, मजाक का भी, एक हम तंग भी एक दूसरे को करते हैं, एक ऐसा बेतकल्लुफी का रिश्ता भी है। तो जरूर आई मीन अभी लेट्स सी के इवेंट्स किस तरह अनफोल्ड होते हैं और व्हाई नॉट, आई मीन देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाके ठहरती है। ये कुछ महीनों के अंदर आप ज्वाइन कर लेंगे, कुछ हफ्तों में? I'll see। अभी सियासत तो इतने अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है कि जिसमें हम यानी आप देखना ये चाह रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर जब वो बैठ जाएगा तो फिर यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, कि धुंध इतनी छाई हुई है, अभी नजर कुछ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। मैं आपको कह दूं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या आपने जहन बदल लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं उन चंद वर्कर्स में से हूं पीटीआई के जिन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, चेयरमैन को छोड़ा भी नहीं है, किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे गए भी नहीं है। तो अब आपकी मर्जी, आप जो भी कह लें। चले, मुझे ये बताएं सब्तैन खान साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान साहब का ये बयान कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम बातचीत करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जमहूरियत में तो आप अपने मद्दे मुकाबिल जो जमातें होती हैं उनसे रवाबित रखते हैं, उनसे निगोशिएट करते हैं, फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं करते। तो ये बड़ा गैर जमहूरी नहीं है? जी, इसमें मैं ये कहूँगा, देखें ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल रही है, ये किस एंगल से आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये नजर आ रही है? ये इट्स जस्ट लाइक अ पपेट गवर्नमेंट। जो चेयरमैन का मौकफ था, उनका ये मौकफ था, साथ उन्होंने ये भी कहा, इन गुड फेथ कहा कि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उनको न्यूट्रल होना चाहिए और उनके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह की हैं। तो वो जब न्यूट्रल होंगे तो इनकी तो स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। इनकी तो ये नून लीग वालों की ये पोजीशन है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते, लोग बिल उठा के इनके पीछे लग जाएंगे, इनकी गाड़ियों के पीछे लग जाएंगे। तो चेयरमैन ने जो ये बात की है, ये बड़ी सोच समझ के की है। ये फॉर्म 45 और 47 और 49 फॉर्म वालों से बात करने का फायदा कोई नहीं, और उनको अंदर से पता है कि हम जिस तरह जीत कर आए या हमारी जो स्टैंडिंग है पब्लिक में, तो इसीलिए चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सबकी, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन मजा तो तब आता है ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम भेजती कि हम खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई। नहीं, ये उल्टी गंगा तो इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि काफी अरसे से इनको निगोशिएट तो ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना। अच्छा, निगोशिएशन आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बीच में काफी अरसे से रवाबित तो हैं। मेरा ख्याल है देखें, मुहिब्बे वतन इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हम उनके लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिकल पोजीशन हमारी हो, तो वो भी चाहेंगे कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करें। तो जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना रोल प्ले करेंगी तो जो इदारे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी इदारे हैं वो भी अपना रोल प्ले करेंगे, तो तभी जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्टेबल होगी और इंशाल्लाह
पाकिस्तान एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाएगा। नहीं, लेकिन खान साहब अगर बातचीत चल रही है, हल्की फुल्की आंच पे बातचीत चल रही है, तो कोई डील शील भी ऑफर हुई खान साहब को माजी में या अभी तो जो अलीमा बीबी के स्टेटमेंट्स और जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि चेयरमैन साहब के वो भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें, हम भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं और बिस्मिल्लाह करके एक अच्छा कदम और एक अच्छाई की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ बढ़ें। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि डील ऑफर नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? जी, मैंने डील बिल्कुल नहीं कहा। ठीक, मैंने डील बिल्कुल नहीं कहा। चेयरमैन ने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल कह लें, ठीक है, या मुल्क को क्राइसिस से निकालने की, या एक पैट्रियट पाकिस्तानी की हैसियत से, मुहिब वतन की हैसियत से उन्होंने कहा है कि ये अपना बनाएं, कमेटी बनाएं, ये अपने बंदे मुकर्रर करें, हम पॉलिटिकली पीटीआई के जो हैं उनको मुकर्रर करें और लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह का नाम लेके। पॉइंट है कि ताली जो है वो दो हाथ से बचती है। व्हाट इफ के वहाँ से कोई सिग्नल ग्रीन ना मिले तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि महमूद खान अचकजई पे आप लोगों की पार्टी ने बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया हुआ था कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे टू निगोशिएट। अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं, उनको मना कर दिया उन्होंने जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा नहीं हो सकती। आपका इस बारे में क्या स्टांस है? क्या आप लोग जिस पे तकिया किए हुए थे, इन्हिसार कर रहे थे महमूद खान साहब पे, वो भी एक लास्ट डील निकल गई? नहीं, उसमें आप ये देखें ना जी कि हमने पॉजिटिव कोई स्टेप किसी बंदे ने आखिर उठाना तो है ना, तो बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने तो उठा दिया। अब महमूद खान हो या महमूद खान ना हो, यहाँ बंदे पर्सनैलिटीज जो हैं वो तो मैटर नहीं करती ना। तो चेयरमैन कोई और कमेटी बना देंगे, बट एटलीस्ट ये पॉजिटिविटी की तरफ इट्स अ गुड गो अहेड और ये इसको होना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी जो इस वक्त पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गो के मकबूल तरीन जमात भी है, एक वोट बैंक भी रखती है, बावजूद इसके कि निशान के बगैर इलेक्शन लड़ी है। अगर हम उस जमात को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एका मौजूद ही नहीं है। कुछ लोग एक सफ़ पे खड़े होते हैं, दूसरे एक सफ़ पे खड़े होते हैं, और फिर आपसी लड़ाई के अंदर जो इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करना चाहिए बाहर निकालने के लिए, वो हो नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह है? देखें, अल्टीमेटली तो वही कुछ होना है ना जो इमरान खान ने कमेटी बनानी है या जिन लोगों को इमरान खान ने नामजद करना है, अल्टीमेटली तो मैटर वही लोग करेंगे। बाकी देखें, एक बहुत मैसिव बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा ख्याल है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। खान साहब को क्या पूरी बात से आगाह किया जाता है? क्योंकि बाबर अवान साहब ने मेरे ही शो में बैठ के कहा था कि उन्होंने तो ये तक कहा है कि उनको टिकट्स का भी नहीं पता था कि किस किस को दी गई हैं। इसमें मैं कमेंट इस वजह से नहीं करूंगा कि जो लोग चेयरमैन साहब को जाके मिलते हैं, जिनकी चेयरमैन के साथ एक्सेस है, या जो चेयरमैन को जाके ब्रीफ करते हैं, अब वो देखें कोई टिल्ट करके अपनी फेवर में कोई बात करता है या नहीं करता, इसका मुझे नहीं आइडिया। बट अल्टीमेटली जो पीटीआई के डिसीजंस हैं वो पहले चेयरमैन लेंगे, चेयरमैन के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोर कमेटी जो है, या जो पॉलिटिकल कमेटी, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, उनसे उनका तौसीह होगी, अप्रूवल होगा, और फिर उसके ऊपर वर्किंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, इस पे तो सबको खुश होना चाहिए कि ये पॉजिटिविटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमें इस चीज को एनकरेज करना चाहिए कि जो चेयरमैन ने ये बात की है, इसको हमें आगे लेके बढ़ना चाहिए। और कौन पैट्रियट पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में सुकून हो? और फिर हम, सबसे बड़ी बात है, देखें, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर के साथ खान साहब, लास्टली वन लाइनर आपसे चाहिए होगा। मुझे बताएं कि जो मौजूदा क़यादत है, डू यू थिंक कि पार्टी इज हाईजैक्ड? देखें, पार्टी पे अभी भी मैं समझता हूँ कंट्रोल तो इमरान खान का है। देखें, अब जब वो बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। जब वो बाहर आएंगे तो बहुत सारे बंदे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हाँ या ना? मेरा ख्याल है कुछ तब्दीलियां भी होंगी, कुछ नए चेहरे भी होंगे, और बहुत सारी खुल के बताएं ना। आप पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंटेटिव। यस, इंशाल्लाह
तो आप कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी? मैं कह रहा हूं बहुत सारी तब्दीलियां नजर आएंगी, बहुत सारे नए चेहरे नजर आएंगे, बिकॉज देखें इस वक्त बड़ा एक लिमिटेड सा स्कोप है ना। सही है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र खान साहब, आपने अपना वक्त निकाला और जाते हुए आपने कहा कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पार्टी में बहुत सारे चेंजेस मौजूद होंगे, नजर आएंगे। अब वो चेंजेस किस किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे या निकाल दिए जाएंगे, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।